करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं एक मिनट प्लीज। राजेश जी, अनुराग जी, अच्छा क्या कमाल है, अनुराग जी मैं आ रहा हूं, मनोज जी और सबके पास आ रहा हूं। मनोज जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी को, सुना आम आदमी पार्टी को, सुना राहुल जी ने क्लैरिटी से बोला कि 370 आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, राहुल जी ने बोला 370 डिफिकल्ट लगता है ऐश्वर्या, लेकिन मोदी विजय जी ने इंडिकेट कर दिया, देखो भैया 370 नहीं चाहिए सरकार बनाने के लिए, 272 चाहिए, और वहां तक तो कोई धक्का नहीं कि मोदी को रोक लेगा। उसके बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है कि मोदी क्यों रुकेंगे और क्यों नहीं रुकेंगे। अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नाम पे चला आगे, कम से कम उसे प्रयास तो करना चाहिए था कि हम अपने अलायंस को जोड़े। यदि वो सीरियस रहती और उसे लगता कि हम इन अलायंस के साथ सरकार बना लेंगे और बीजेपी को हरा लेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सीरियस होती। लेकिन कांग्रेस को अपने ही सहयोगी जो इनके अलायंस है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे मैं ये बोल रहा हूँ 2019 में बीजेपी लड़ी थी 436 सीट, राहुल देव जी, हर्षवर्धन जी, विजय त्रिवेदी जी और मनोज जी को जरा ले आइए पॉलिटिशियंस के बाद, इनके बाद आ रहा हूँ। 219 में लड़ी थी 436 सीट, 303 सीट जीती, 37.7% वोट शेयर आया। बीजेपी को 370 के लिए इस बार लड़ रही है 505 सीट, जीतना चाहती है 370, टारगेटेड है 50% वोट शेयर। हाँ, 50% वोट शेयर लास्ट टाइम कौन लाया था? उसका देखिए कारण है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश कौन लाया था लास्ट टाइम 50% वोट शेयर? अभी तक तो कोई नहीं था। इट्स नॉट एन इजी टास्क, और राहुल देव जी इज राइट, इट इज नॉट एन इजी टास्क। कैन आई हैव जी, बोलिए बोलिए। और मेरा कहना है कि ये टारगेट ऐसे नहीं हो रहा, जैसे साउथ के लिए राहुल देव जी ने बोला कि साउथ में जब तक हम नहीं जीतेंगे, कुछ ऐसे है पॉइंट कहां ला रहे हैं केरल में बीजेपी में? नहीं, तो मैं वो कर रहा हूं ना, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, आप झारखंड में बढ़ते हुए देखिए। उत्तर प्रदेश में 80 थोड़ी पार, 80 नहीं आएंगे, लेकिन पिछली बार से पार कर जाओगे ना, नहीं पिछली, जैसे हम लोग के आंकड़े में आ रहे हैं कि 75 से नीचे नहीं आएंगे, 75 से नीचे। हाँ, तो ये आंकड़े तो बढ़ रहे हैं पिछले बार से ना, कहीं ना कहीं हम सीटों को लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी सीटें जब बढ़ती है तो 30, 40 या 50 सीटें बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। विजय जी सर, वो 50% सीट टारगेट, मतलब वोट शेयर टारगेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा टारगेट है। 37 से मुझे लगता है कि इस बार उनका जो 40-42 समझ आता है, 45%, 6% बढ़ सकता है, और उससे जितनी सीटें बढ़ सकती हैं वो ठीक है, उसमें कम भी हो सकती है। बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी एक बड़ी वजह है सर कि 2019 के चुनाव में 224 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिला सर, 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट, और जो 303 सीटें मिली हैं उसके बाद 72 सीटों पर वो नंबर 2 रही है, तो 375 सीटें हो जाती हैं उनकी। बिल्कुल समझ रहे हैं सर, 72 सीटें नंबर 2, समझ गया सर, 375 है, तो वो 375 में और 10-20-25 सीटें जोड़ के, जिसको आप साउथ से जोड़ रहे हैं, हालांकि मुझे साउथ में 10 सीटें भी, मेरे को नहीं लगता है सर, ये बीजेपी का दावा है, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, बीजेपी का टारगेट अपना समझ रहा हूं, 10 सीटें भी नहीं लगती मुझे कि बढ़ सकती होंगी साउथ में, ये रियलिटी तरह से, ये मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तो बीजेपी के लोग ज्यादा जानते हैं, वो वहां पर काफी समय से आजकल ज्यादा ही साउथ में हो रहे हैं। बोलिए विनीत। अच्छा नहीं, पहले सर को कंप्लीट करने, केवल मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे जरूरी बात इस बहस को रखना कि क्या बनेगी कि नहीं बनेगी। 370 पर आना आज की तारीख में मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और यदि बीजेपी समझते है कि 415 की तरह से जो 1985 में जो आई थी राजीव गांधी साहब, तो वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से आई थी, और जिसे अडवाणी ने शोक सभा का चुनाव कहा था, लोकसभा के चुनाव की जगह शोक सभा। आज वो माहौल मुझे नहीं दिखता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन 370 और 400 पार। उसमें एक चीज है, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो नारा दिया गया 370 और एनडीए 400 पार, तो मतलब उन्होंने एनडीए की हैसियत बता दी 30 सीट। विनीत राहुल जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी कमिंग टू नेक्स्ट। और के पहले को इस 10 साल में जो फर्क है उसको कहते हैं क्विक इंटरजेक्शन है विनीत, क्विक। ब्लू इकोनॉमी जो आई है, जो कोस्टल इकोनॉमी जो आई है, सागरमाला जो आया है, उसके कारण महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसमें जो बदलाव हुआ, इसमें जो आर्थिक परिस्थिति बदली हुई, जहाँ के जीवन मान में जो बदली हुआ है, उसके कारण एक बहुत बदलाव आएगा। आप मानिए कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में इस समय पे बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप तमिलनाडु में आप 10 सीट ले आ रहे हैं, केरल में आप 10 सीट ले आ रहे हैं, तेलंगाना में आप 8 सीट ले आ रहे हैं। सेकंड, बोलिए। मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता याद आती है जिसमें कहते कि मेल मिलाती मधुशाला। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, नहीं, आप कविता करते रहिए। आप कह रहे हैं राजेश गुप्ता जी के झुंझुना बचा रहे हैं, दिल्ली में 7 सीट आप कह रहे हैं आप जीत रहे हैं, पंजाब में आप कह रहे हैं नहीं क्या है, नहीं व्हाट इज दिस, नहीं व्हाट इज दिस, नहीं आप ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब राजेश जी का मतलब झुंझुना बजाने के लिए राजनीति में एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं इस बार भी, ऐसे थोड़ी होता है। आ रहा हूं राजेश जी, हर्षवर्धन जी, राहुल देव जी, राहुल जी के पास पहले जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी सीनियर आपके हमारे दोनों के, क्या फिर आ रहा हूं जी। राहुल साहब, अरे हम भी तो बोल, अरे आ रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप कहां 300 सीट वाले आदमी, आपको कौन हल सर, सॉरी आ रहे हो आप, आ रहा हूं सर। राहुल जी
देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम लोग इतने, आप सब लोग मिलकर ये 370 पे क्यों इतना अटके हुए हैं भाई? सर, क्योंकि मोदी जी अटके हुए के रूप में उसको सामने रखा है। हर पार्टी अपने, ठीक है, अपनी पार्टी और अपने मतदाताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसमें जोश बढ़ाने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए बढ़ चढ़ के दावे करती है। 370 बीजेपी के लिए एक ये दावा है, एक लक्ष्य है। मैं समझता हूं कि जैसा अभी उन्होंने भी कहा, हमारे विजय ने, कि भाई जब आप अगर 300 के आसपास भी रहेंगे तो भी आप बहुत आराम से तीसरी बार मोदी जी और उनकी सरकार सत्ता में आ जाएंगे। अब 315 के पास भी आप रहते हैं तो भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। तीसरी बार सरकार बनाते हुए आप, और उसमें लगातार अगर आप बढ़ रही हैं आपकी सीटें, आप 303 से 315 भी हो जाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। ओके, मैं समझता हूं कि हमें थोड़ी व्यावहारिक और यथार्थवादी बातें करनी चाहिए। 370, 400 इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, सिवा सिर्फ अपने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। ये एक जुमला है। अंडरस्टूड। हर्षवर्धन जी, राजेश जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, इसमें मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें सही हैं। ये सही है कि पार्टियां अपना एक लक्ष्य बनाती हैं और 370 इतना आसान नहीं है। ये मतलब कोई भी कहे 370 सीटें एक पार्टी पूरे देश में जीते, ये आसान नहीं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमने जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते देखा है, कोई कह सकता था क्या कि 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, सभी 25 सीटें राजस्थान में जीत लेगी, 29 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, 80 में से 71 प्लस 2 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत लेगी, 40 में से 39 सीटें जीत लेगी, त्रिपुरा जीत लेगी। क्या किसी ने कल्पना की थी क्या पूर्वोत्तर में जीत लेगी, असम में ज्यादातर सीटें जीत लेगी? कोई कल्पना कर सकता था? और जिस बंगाल में मैं अभी जिस कोलकाता में बैठा हुआ हूं, क्या यहां 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2 से जीत लेगी? किसी ने कल्पना की थी क्या? दरअसल हम लोग बहुत ट्रेडिशनल खांचों में सोचते हैं और उसका सबसे बड़ा शिकार पत्रकार होता है। जितना ज्यादा बड़ा पत्रकार होता है उतना ज्यादा बड़े खांचे में चला जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी को 160 से 180 की पार्टी समझ रहा था। अरे भाई, देश तय करेगा तो अगर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु पर राहुल जी, विजय जी दोनों को रखिएगा, तो बड़े क्या पत्रकारों की बात वाली लहर नहीं हो सकती क्या? क्या राम मंदिर बना है, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू आस्था वो बेहतर हुई है क्या? जो विकास का पैमाना है क्या, जिस तरह की नरेंद्र मोदी की छवि है, और सबके बाद जितना हताश निराश विपक्ष है, तो क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, उस पर हम बात कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं कहूंगा, कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में कि ईडी सीबीआई लगा सब कर लिया, तो भैया ये लोग तो कह रहे हैं कि हम सब चूंकि जेल जाने लगे इसलिए सब एक साथ आए, तो डर के तो ये गठबंधन बना है। क्या पंजाब में जो चन्नी जी से पूछताछ कराई थी, पंजाब की जो विजिलेंस यूनिट है, उसकी वजह से डर के कांग्रेस समझौता कर ली और वहां नहीं कर रही? तो कई सवाल हैं। देश की जनता को सब कुछ बहुत साफ साफ दिख रहा है। मैं तो कहूंगा कि जितने चंदे दिए गए हैं, राजेश जी, अनुराग जी दोनों को रखिए, जल्दी से जल्दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे, हमको साफ साफ पता चले कौन किसको चंदा। राजेश जी